गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लास्ट टॉपिक हमने कवर किया वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस की सारी वीडियो आपको चैनल में मिल जाएंगे। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस भी आपको मिल जाएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट के भी एप्लीकेशंस हमने पढ़ा दिए हैं और प्रॉब्लम्स भी हमने कवर की है। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एनएलएम। एनएलएम में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है आपका, जो अक्सर कंपैरेटिव में पूछा जाता है, जहां से क्वेश्चंस भी आपके आते हैं, वो पार्ट है आपका कांस्टेंट मोशन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कांस्टेंट मोशंस। कांस्टेंट मोशंस क्या है, ठीक है, और कितने टाइप्स के हैं, किस टाइप से प्रॉब्लम्स आती है, उस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करेंगे, इन सारी चीजों को एक एक करके हम समझेंगे डिटेल में। कहीं भी अगर कोई डाउट्स होता है आप डेफिनेटली उसको आस्क करेंगे, मैसेज करेंगे, पूछेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये समझना जरूरी होता है कि उस टॉपिक क्या है, उसके डिफिनेशंस बेसिक क्या है, जहां से हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, तो पहली चीजें क्या है, दैट इज अ कांस्टेंट मोशन। में फर्स्ट थिंग ही आपके ब्रेन में आएगी, आपके दिमाग में आएगी कि कांस्टेंट मोशन है क्या चीज। तो कांस्टेंट कहने का मतलब क्या, कांस्टेंट कहने का मतलब है बंधन। ठीक है, कोई भी पार्टिकल्स या कोई भी बॉडी को जब किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग से या किसी मोड से आप उसको कनेक्ट कर देते हो और वो बाउंड हो जाता है एक साथ मूव करने के लिए। एज लाइक एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं तो यहां मैंने एक ब्लॉक रख दिया, दैट इज ब्लॉक ए, और इसको हमने एक रस्सी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ब्लॉक बी के साथ। ब्लॉक बी को अगर हम एक वी वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं, वी वेलोसिटी से, तो ब्लॉक ए किस वेलोसिटी से मूव करेगा? डेफिनेटली जैसे जैसे ब्लॉक बी आगे की तरफ बढ़ेगा, ब्लॉक ए भी आगे की तरफ बढ़ेगा, अगर रस्सी ना टूटे तो। ठीक है, मींस कंडीशन ये होना चाहिए कि जो आपकी रस्सी है वो क्या होना चाहिए, इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए। वो स्प्रिंग आपकी नहीं होनी चाहिए जो कि इलांगेट हो जाए, जिसमें इलास्टिक, समझ रहे हैं बात को। तो अगर मान लीजिए रस्सी आपकी अगर नहीं टूटती है, तो अगर वीवी की वेलोसिटी आपकी अगर वी है, तो वी की वेलोसिटी भी आपकी क्या होगी, वी होगी। इस टाइप के मोशंस को, जो मोशंस सर्टेन लिमिटेशन से कंपेल्ड होते हैं मूव करने के लिए, सच टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज अ कांस्टेंट मोशन। तो एज लाइक एग्जांपल अगर आप देखिए, कांस्टेंट मोशन अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कंपेल्ड टू ट्रेवल विद अ defined limitations. Constant motion occurs when an object is compelled to travel with defined limitations. Such type of motion is known as a constant motion. अब आपके ब्रेन में क्वेश्चन आएगा कि सर व्हाट इज द डिफाइंड लिमिटेशंस। तो डिफाइंड लिमिटेशंस क्या है किसी भी कांस्टेंट मोशन के लिए? Let us assume that this is a block A and that is a block B. These two blocks are connected by means of a thread or by means of a rope or by means of a string. But here what is the basic limitations? Basic limitations क्या है कि ये जो स्ट्रिंग है आपकी वो इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए। मींस स्ट्रिंग आपकी ऐसी ना हो कि आप इस ब्लॉक बी को यहां मूव करा दो और स्ट्रिंग यहां पे क्या हो जाए, खिंच जाए। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, स्ट्रिंग आपकी इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए फॉर द कांस्टेंट मोशंस के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज, इस जगह पे जो स्ट्रिंग है, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे जो टेंशन की वैल्यू है स्ट्रिंग पे, वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। मतलब यहां पे आप बोल सकते हो मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्ट्रिंग मेरी कहीं मोटी हो जाए और कहीं पतली हो जाए। ठीक है, ये चीज हमेशा, ये बेसिक लिमिटेशंस हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है आपकी कि स्ट्रिंग कहीं भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग द मोशन। तो इस टाइप के मोशंस को हम क्या कहते हैं, दैट इज अ कांस्टेंट मोशन। आज एक एग्जांपल अगर आप देखो, हार्स कॉर्ड प्रॉब्लम आपने पढ़ी होगी, जिसमें घोड़ा गाड़ी की प्रॉब्लम है, जिसमें घोड़ा क्या करता है, कार्ट को लेके दौड़ता है, तो वहां पे घोड़े की जो स्पीड है, कार्ट की भी स्पीड वही रहती है। इसका मतलब घोड़ा और गाड़ी क्या है, बाय मींस ऑफ अ रड कनेक्टेड है। तो कांस्टेंट मोशन में देयर बी अ सर्टेन लिमिटेशंस। अगर मैं दूसरी भाषा में आपको समझाऊं, कांस्टेंट का मतलब क्या है, सपोज दैट आप क्लासरूम में जा रहे हो और क्लासेस अटेंड कर रहे हो, आपके फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, अप टू 8 पीरियड तक क्लास चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यू आर बाउंड टू अटेंड ऑल दोज क्लासेस। चाहे वो क्लासेस आपके इंटरेस्ट में हो, चाहे वो क्लासेस आपके इंटरेस्ट में ना हो, चाहे वो आपको समझ में आए या फिर ना आए, लेकिन आप स्कूल में उन क्लासेस को करने के लिए बाउंड हो। चाहे लेक्चर आपको अच्छा लगे तो भी ठीक है, लेक्चर आपको अच्छा ना लगे तो भी ठीक है। तो फर्स्ट पीरियड आपका 45 मिनट्स का है, इसका मतलब यू आर बाउंड टू अटेंड दैट पर्टिकुलर फर्स्ट पीरियड फॉर इंग्लिश फॉर 45 मिनट्स। सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। तो कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि आप किसी ना किसी मैकेनिज्म से क्या हो जा रहे हो, आप बाउंड हो जा रहे हो। जब किसी मैकेनिज्म से आप बाउंड हो जाएंगे तो डेफिनेटली वो किसके अंदर चली जाएगी, वो
कांस्टेंट के अंदर चली जाएगी। ठीक, अब जब हम फिजिक्स में या फिजिक्स की लॉजिक से इसको समझते हैं, हमारे पास कांस्टेंट मोशन भी क्या हो जाता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट इज कंपेल्ड टू ट्रेवल, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम इस तरीके से ट्रेवल करा रहे हैं कि उसमें कुछ डिफाइंड लिमिटेशंस है, सच टाइप मींस ऑब्जेक्ट इज नॉट फ्री टू मूव। ठीक है, आप उस ऑब्जेक्ट को फ्री टू मूव नहीं कर रहे हो। ठीक, समझ में बात आ रही है? तो सच टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज अ कांस्टेंट मोशन। अब कांस्टेंट मोशन में चीजें हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो पहली चीज हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट, दूसरी चीज पढ़ेंगे पुल्ली सिस्टम कांस्टेंट, पुल्ली एंड ब्लॉक सिस्टम कांस्टेंट, एंड तीसरा पढ़ेंगे दैट इज अ वेज कांस्टेंट। ओके, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या है, पुल्ली ब्लॉक सिस्टम कांस्टेंट क्या है, वेज कांस्टेंट क्या है? स्ट्रिंग कांस्टेंट में पहले छोटा सा एग्जांपल लेके काम करते हैं। मान लीजिए आपके पास ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है, दोनों को हमने एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया और इसको भी ब्लॉक बी में हमने कितनी वेलोसिटी दी है? v वेलोसिटी दी है। तो अगर ब्लॉक बी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ब्लॉक ए किस वेलोसिटी से मूव करेगा? नो डाउट v वेलोसिटी से ही मूव करेगा। अब आप पूछोगे कि सर ऐसा क्यों होगा, रीजन क्या है? इस चीज को आप समझोगे जब आपका ब्लॉक बी अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? v, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? v, इस पॉइंट की, ये जितने भी पॉइंट्स है स्ट्रिंग के ऊपर, सारे के सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी क्या है? v है। इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v हो जाएगी। इसका मतलब ये जो ब्लॉक है आपका वो भी क्या होगा? v वेलोसिटी से मूव करेगा। अब आपके ब्रेन में क्वेश्चन आएगा कि सर मान लीजिए आपने b को 1 kg कर दिया और a को आपने 2 kg कर दिया, फिर आप बताओ क्या सिचुएशंस आएगा? कोई चेंजेस नहीं होगा। b अगर 1 kg है और a अगर 2 kg है तो b की वेलोसिटी अगर मान लो सपोज दैट 5 मीटर पर सेकेंड है तो a की वेलोसिटी भी क्या होगी? 5 मीटर पर सेकेंड होगी, बिकॉज दिस a इज कंपेल्ड टू मूव along the b, मींस जो वेलोसिटी आपकी एक्ट होगी वो किसके along होगी? इज along the string एक्ट होगी। तो जिस वेलोसिटी से आपका b मूव करेगा उसी वेलोसिटी से आपका क्या करेगा? a भी मूव करेगा। और भी कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे। आज लाइक ये तो हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्लेस किया, अब यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल प्लेन और एक वर्टिकल प्लेन लेते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमने क्या किया? बी ब्लॉक मूव प्लेस किया, वर्टिकल प्लेन के साथ हमने ए ब्लॉक को अटैच किया। अब हम बी ब्लॉक को वी वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं, ए की वेलोसिटी क्या होगी? नो डाउट इसकी वेलोसिटी वी हो जाएगी। क्लियर? अब थोड़ा सा प्रॉब्लम को टिपिकल करते हैं या क्रिटिकल करते हैं। इस कंडीशन में हमने क्या किया जी? इस प्रॉब्लम को देखिएगा, थर्ड वाली प्रॉब्लम को, जहां पे हमने एक ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है और दूसरे को एक एंगल इंक्लाइंड करके रखा है। ओके, तो एज लाइक एग्जांपल, जैसे छोटा सा केस है, ये आपके पास क्या है जी? ब्लॉक ए है, ठीक, और यहां पे आपने क्या किया? एक पुल्ली कनेक्ट कर दिया। आगे चल के पुल्ली के भी चीजों को हम समझेंगे। और इस जगह पे यहां पे आपने एक ब्लॉक बी को प्लेस किया और इस तरीके से आपने स्ट्रिंग को कनेक्ट कर दिया है जी। ठीक है, ये आपका ब्लॉक हो गया बी। ओके, आप एक चीज और नोटिस कर रहे हो कि बी जो है वो स्ट्रिंग के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 37। जरूरी नहीं है कि हमेशा 37 ही रहे, 57, 53 डिग्री भी दे सकता है एग्जाम में। ठीक, अब अगर मान लीजिए ये ब्लॉक ए की वेलोसिटी आपकी 8 मीटर पर सेकेंड या 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 19 मीटर, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, बट 8 मीटर पर सेकेंड इन कॉमन डिजिट है, ऑलवेज आप देखोगे यही। अब आपसे पूछा है जी कि ये जो बी होगा वो किस वेलोसिटी से मूव करेगा, मतलब वीवी की वेलोसिटी क्या होगी? आया जी समझ में? अब यहाँ पे थोड़ा सा आपका वेक्टर का भी कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, जिस वेक्टर में हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था, जहां पे हमने कंपोनेंट को क्या किया था? ब्रेक किया था जी, कुछ याद कीजिएगा आप। ठीक, तो उस कॉन्सेप्ट को भी आप याद रखोगे। जब हम कंपोनेंट ब्रेक करते थे, एक आर वेक्टर है जिसमें क्या होता था? आर कॉस थीटा एज वेल एज आर साइन थीटा। कोई वेक्टर अगर थीटा डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है तो उसका एक कंपोनेंट क्या होता था जी? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ थीटा। वो कंपोनेंट क्या होता था आपका? आर कॉस थीटा। और एक कंपोनेंट आपका क्या निकलता था? आर साइन थीटा। तो जिसके साथ थीटा था वो कंपोनेंट हमेशा मेरा क्या होता था? कॉस थीटा, याद कीजिए। और एक कंपोनेंट क्या हो जाता था? साइन थीटा। उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम यूज करेंगे जब भी हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग अगर एक सर्टेन डिग्री का एंगल बनाए थीटा। यहाँ पे आप प्रॉब्लम को जनरलाइज कर सकते थे, थीटा रख के जनरलाइज करते, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी। मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल, मैं 37 ना लेके यहाँ पे थीटा कर दिया, बाद में 37 ले लेंगे। ठीक है, तो अगर थीटा रख के हम प्रॉब्लम को जनरलाइज करते हैं तब वैल्यू क्या होगी? क्योंकि थीटा की वैल्यू एग्जाम में कुछ भी दे सकता है। ओके, अब जरा समझिए चीज को।
ब्लॉक ए किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 8 मीटर पर सेकंड, हमने मान लिया v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्लियर हुई बात। तो ध्यान से समझना, ब्लॉक ए जब इस साइड में जा रहा है तो ब्लॉक भी ऐसे उड़ नहीं जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखोगे। ब्लॉक भी किधर मूव करेगा, ब्लॉक भी अपने हॉरिजॉन्टल मूव करेगा। समझ में आई बात। आप कभी भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं समझोगे कि ब्लॉक ए को अगर हमने इधर मूव करा है तो ब्लॉक भी यहां से ऐसे ऊपर की तरफ उड़ जाएगा और सरफेस से डिटैच हो जाएगा। क्लियर, तो ऐसा नहीं होगा जी। ब्लॉक ए अगर हॉरिजॉन्टल मूव किया है तो ब्लॉक भी क्या होगा, ठीक अपने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ही मूव करेगा। अब चीजें क्या होगी, ये जो वेलोसिटी है ये इस स्ट्रिंग के साथ एक सर्टेन एंगल बना रही है। क्लियर। अब यहां इस पॉइंट पे वेलोसिटी आपकी क्या है, 8, इस पॉइंट पे वेलोसिटी 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 8, मींस वो वेलोसिटी आपकी क्या है, दैट इज 8। लेकिन आपसे पूछा क्या है, दैट इज भी पूछा है जी, ठीक है ना, आपसे तो वेलोसिटी पूछ नहीं रहा। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट का जो सबसे बड़ा, ठीक है, यूटिलिटी है, जिसको आप बोल सकते हो लिमिटेशन से भी बोल सकते हो, यूटिलिटी भी बोल सकते हो, क्योंकि बोथ ब्लॉक्स आर कंपेल्ड टू मूव अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस क्रिएटेड बाय द स्ट्रिंग। ठीक है, जो सिचुएशन आपको स्ट्रिंग देगी उसी सिचुएशन के अंदर ही आपको क्या करना है जी, मूव करना है। तो 8 मीटर पर सेकंड अगर इसकी वेलोसिटी है तो यहां पे वेलोसिटी को हम क्या करेंगे, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। एक कंपोनेंट मेरा आएगा वीबी कॉस थीटा, दूसरा आएगा मेरा वीबी साइन थीटा। ये जो ये वैल्यू हो गई वीबी कॉस थीटा। आई बात समझ में। अब वीबी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, दैट इज वी। तो देयरफॉर वीबी कॉस थीटा इक्वल्स टू वी। सो व्हाट इज वी, VB equals to V upon cos थीटा। ये वैल्यू हमेशा आएगी, दैट इज VB की वैल्यू आएगी। अब यहां पे आप बोल सकते हो कि सर अगर थीटा, सपोज दैट थीटा अगर 37 डिग्री हो जाता तो प्रॉब्लम आपकी क्या हो जाती है, बेसिक प्रॉब्लम हो जाती। तो कुछ नहीं करना है आपको जी, क्या करना है, इस जगह पे इफ थीटा इक्वल टू 37 डिग्री एंड V इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड, देन व्हाट इज VB, you can say that VB is equals to 8 upon cos 37 डिग्री। ओके, अब cos 37 की वैल्यू आप निकालोगे कैसे तो एक छोटी सी ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको। यहां पे आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, नो डाउट। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस इज ऑलवेज 5 मीटर, ये हमेशा फिक्स रखोगे। अब 5 मीटर जो आएगा वो किसका सम ऑफ स्क्वायर आएगा, तो नो डाउट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर को अगर आप हम करेंगे तो ये आएगा हमारा 9 और ये आएगा 16, ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25, दैट इज 5 आ गया। क्लियर हो गई बात। अब हमारे पास सबसे बड़ा जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो है कि 53 डिग्री कहां बनेगा। एक ही एंगल को आपको याद रखना है, 53 डिग्री हमेशा बनता है 5 और 3 के बीच में। तो 5 और 3 के बीच में 53 अगर बन गया तो बचा एंगल क्या हो गया, 37 हो गया, क्योंकि ये हमेशा क्या है, 90 डिग्री है। ये वैल्यू आपकी हो गई 4। ओके, क्लियर। अब cos थीटा की वैल्यू, cos 37 की वैल्यू आप जानते हो, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस क्या हो गया 4, हाइपोटेनियस हो गया 5, यहां पुट करोगे आप तो VB इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 8 मल्टीप्लाइड विद 5 अपॉन 4, कट गया जी, ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वैल्यू। ओके, तो होप दैट ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब अगर मान लीजिए इसी एंगल को अगर सपोज दैट 53 डिग्री दे देता तो फिर क्या होता है जी, दे सकता है, नो डाउट। सारी वैल्यू को सेम रख के 53 डिग्री दे दे तो क्या करेंगे जरा देख लेते हैं 53 डिग्री दे के भी, ताकि ऑप्शन आपको हमेशा, जब भी आप ऑप्शन देखो तो वहां पे अपने टाइम को आप बचा सको और फटाफट सॉल्व कर सको आप। तो अगर मान लीजिए इफ थीटा इक्वल्स टू 53 डिग्री एंड V इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड ही दिया है, 8 मीटर पर सेकेंड ही दिया है, तब आप क्या करोगे जी, आप अगेन इसी कॉन्सेप्ट पे जाएंगे हम। तो VB इक्वल्स टू मेरे पास क्या है जी, VB इक्वल्स टू V अपॉन cos थीटा। सो दिस इज VB इज इक्वल्स टू V इज 8 अपॉन cos 53 डिग्री। अगेन अब इस सिनेरियो को आप चेंज नहीं करोगे। क्लियर हो गई बात। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो VB इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाइड विद बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब क्या हो गया 3 अपॉन cos 53 इज 3 अपॉन 5, या उल्टा कर देंगे 5 अपॉन 3 हो जाएगा। इट इज 40 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वैल्यू। आई बात समझ में। तो ये आपकी हो जाएगी, किसकी वेलोसिटी हो जाएगी जी, आपकी VB की वेलोसिटी हो जाएगी, किस पर्टिकुलर एंगल पे वो मूव करेगा। ठीक है, होप दैट ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। इस तरीके से और भी प्रॉब्लम्स है, जैसे जैसे हम चैप्टर्स को आगे बढ़ाते जाएंगे
और जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आती जाएंगी आपको हम उससे डील कराते जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली आज मैं आपको कुछ स्ट्रिंग्स की से रिलेटेड, कुछ पुल्ली से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाऊंगा और कैसे हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम टेंशन फाइंड आउट करते हैं विदाउट गिविंग द मास ऑफ द ब्लॉक्स। ओके, तो आइए अब कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी देखते हैं जहां पे हम टेंशन और एक्सेलरेशन को निकालेंगे, ठीक है। जिस जगह पे सपोज एक्सेलरेशन निकालेंगे ऐसे सिचुएशन में जहां पे ब्लॉक्स का मास गिवन नहीं होगा। ओके, वेलोसिटी भी निकालेंगे जहां पे ब्लॉक्स का मास गिवन नहीं होगा। तो लेट अस सी देयर बी ए सर्टेन सिनेरियोस। होप दैट ये चीज आपको समझ में आई होगी। और आप अगर नए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल्स को लाइक कर दीजिएगा। चैनल्स का नाम है दैट फिजिक्स जीनियस क्लासेस बाय एसके तिवारी। तो कम टू द पॉइंट विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम्स, ठीक। अब जरा देखते हैं कुछ पुल्ली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखते हैं हम। कांस्टेंट मोशंस रिलेटेड विद द पुल्ली। आइए जरा यहां पे आपने सपोज दैट इस तरीके से एक पुल्ली को प्लेस किया है जी, और दो मास आपने लटका दिए। एक आपका है दैट इज ब्लॉक ए, दिस इज द ब्लॉक ए एंड दिस वन इज द ब्लॉक 2, ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2। अब जब इस टाइप की प्रॉब्लम आपके पास आएगी तो आप देखो ये जो स्ट्रिंग है ना, ये इस तरीके से घूम के इसके ऊपर लगी हुई है। इसका मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो आपकी क्या है, कांस्टेंट है। ये बात क्लियर हुई। मींस यही तो स्ट्रिंग यहां से घूम के ऐसे जाके यहां पे इससे अटैच हो रही है, ब्लॉक 2 से अटैच हो जा रही है। इसका मतलब क्या है कि ब्लॉक 2 अगर नीचे की तरफ मूव करेगा एक सर्टेन एक्सेलरेशन से, मान लीजिए A2 से, तो ब्लॉक 1 किधर मूव करेगा, सर्टेन एक्सेलरेशन A1 से ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब इसमें A2 और A1 के रिलेशंस को आपको फाइंड आउट करना है। ये दोनों क्या इक्वल होंगे, ठीक है, या फिर क्या डिफरेंट वैल्यू होगी, इस चीज को थ्योरेटिकली आपको फाइंड आउट करना है। तो नो डाउट कैसे हम फाइंड आउट करेंगे इस चीज को जरा समझते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक फ्रेम ले लेंगे, ठीक है, जहां से हमें लेंथ को मेजर करना है। ले लिए, ये वैल्यू हमारे पास यहां से लेके ब्लॉक ए तक की वैल्यू हमने x1 ले ली, और ब्लॉक 2 की वैल्यू हमने क्या ले ली, x2 ले ली। ओके, अब एक चीज आपको समझ में आ रही है कि x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। मींस x1 प्लस x2 कितना है जी, l के बराबर। तो आप बोल सकते हो एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम, ठीक है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू l, दिस इज अ कांस्टेंट। अब आप पूछोगे कि सर स्ट्रिंग इस पुल्ली के ऊपर भी तो हम लेंथ ले रहे हैं, आप इसको क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर पुल्ली के ऊपर की भी लेंथ अगर आप लेते तो भी क्या होती, वो वैल्यू की पूरी कांस्टेंट ही होती। मींस ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक से घूम के क्या हो रहा है, x1 है x2 हो रहा है, तो वो कांस्टेंट ही रहता। अब अगर इस वैल्यू को अगर हम डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिला जी हमें, वैल्यू क्या मिली, dx अपॉन dt, dx2 upon dt equals to 0, because differentiation of any constant value is 0. So you can easily say that this is the v1 plus v2 is equals to 0. So this one is the equation 1 and that one is the equation 2. So we can easily say that v1 equals to minus of v2. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब साफ साफ क्लियर हुआ कि अगर ब्लॉक 2 मेरा नीचे की तरफ जाएगा तो ब्लॉक 1 ऊपर की तरफ जाएगा, अगर ब्लॉक 1 नीचे की तरफ जाएगा तो ब्लॉक 2 मेरा ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि दोनों वेलोसिटी क्या इक्वल है बट इन अपोजिट डायरेक्शंस में है। ओके, अब फिर क्या करेंगे जी, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या वैल्यू हो जाएगी हमारी, दिस इज dv1 by dt प्लस dv2 by dt equals to 0. So you can say that a1 plus a2 equals to 0. So a1 is equals to minus of a2. अब यहां से में रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया कि a1 और a2 की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, बट दोनों का मोशन क्या हो जाएगा, अपोजिट इन डायरेक्शन हो जाएगा। ओके, तो इजिली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a1 एंड a2, जो भी वैल्यू आपकी दी रहे a1 a2 में, वहां पे आप डेफिनेटली वैल्यू को फाइंड आउट। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि a2 मान लीजिए आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, a1 भी क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। एक वैल्यू मेरी पॉजिटिव हो जाएगी, एक वैल्यू मेरी निगेटिव हो जाएगी। ओके,
तो दोनों के दोनों क्या है, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बट डायरेक्शन सब्सेंस क्या हो जाता है, अपोजिट हो जा रहा है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये काफी इजी था। नाउ लेट अस सी देयर बी अ सर्टेन सिस्टम्स, इसको मिटा देता हूं। अब हम एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम लेते हैं जी, ठीक है, जहां पे हम मोर देन 2 पुल्ली का यूज करेंगे। तो यहां पे हमने एक पुल्ली यूज किया, दिस इज अ, और इस जगह पे एक ब्लॉक हमने लिया, ब्लॉक ऑफ मास दैट इज 1 kg ले लिए, बाद में काम करेंगे इस पे। ठीक, फिर यहां पे हमने एक और पुल्ली ली, इस ब्लॉक से यहां कनेक्ट किया जी, फिर यहां पे एक और पुल्ली लिए हम, ब्लॉक से कनेक्ट किए, और इस जगह पे एक हमने ब्लॉक प्लेस किया है दैट इज 2। ओके, अब या इस जगह पे आपसे क्या पूछ रहा है, इस जगह पे आपसे पूछ रहा है आप एक्सेलरेशन निकालो। ठीक है, A1 और A2 के बीच में रिलेशन आप स्टैब्लिश कीजिए। आई बात समझ में? ठीक, मींस ये है आपका ब्लॉक 1, इसको आप बोल सकते हो दिस इज अ ब्लॉक 1 है, बाद में मास रख देंगे जी। ठीक है, पहले नेमिंग कर दें, ये ब्लॉक 1 है और ये ब्लॉक 2 है। आपसे पूछा है कि A1 और A2 के बीच में आप एक्सेलरेशन के रिलेशंस को स्टैब्लिश करो। ठीक, अब जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आपके पास आएगी, ठीक है, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी कंफ्यूजन, यू आर जस्ट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट मोशन। ठीक है, आपको हमेशा एक ही चीज याद रखना है, कांस्टेंट मोशंस को यूज करना है। क्लियर हुआ? कांस्टेंट मोशन को यूज करते समय चीजों को समझना है। ये आप दैट इज अ ब्लॉक 2, इसका नाम आप दे दोगे ब्लॉक 3, इसका नाम ये पुल्ली 3, ये हो गया पुल्ली 4। ओके, अब फिर वही कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट हम लेंगे, यहां से हम डॉटेड लाइन करेंगे। ये जो ब्लॉक 1 से, फर्स्ट ब्लॉक 1 से इसका जो डिस्टेंस है, इसको हम कितना लेंगे जी, दिस डिस्टेंस शुड बी x1। ठीक, ये वैल्यू हमने क्या ले ली, x1। क्लियर हो गई बात? अब इसी प्रकार ये जो वैल्यू होगी आपकी, दिस वन इज, ये जो वैल्यू आपको दिख रही है यहां से लेके यहां तक दिख रही है ना, ये 2 की, यहां 2 की वैल्यू, ये हो जाएगा x2। ओके, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ये जो वैल्यू आपको दिखेगी, ये यहां से लेके यहां तक ये वैल्यू हो जाएगी आपकी x3, और ये जो वैल्यू आपको दिख रही है, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी x4। क्लियर? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, चीजें आपको समझ में आई होंगी, x1, x2, x3 एंड x4 कैसे हमें लेना है। जस्ट बहुत ही सिंपल है, ठीक है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। आप ब्लॉक 1 से लेके फर्स्ट पुल्ली तक का जो डिस्टेंस आप लोगे, इसका डिस्टेंस आप ले लोगे, दैट इज x1। फिर ब्लॉक 2 का एकदम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो पॉइंट आप ले रहे हो, जहां से आपको डिस्टेंस मेजर करना है, x2, ये वैल्यू हो जाएगी x3, ये वैल्यू हो जाएगी x4। अब हमें करना क्या है जी, इसका रिलेशन स्टैब्लिश करना है। तो जरा देखिए, आपके पास सबसे बड़ी चीज जो आपको दिख रही है, x1 और x3 दिख रहा है ना, यहां से ऐसे घूम के यहां तक आया है, इसका मतलब x1 प्लस x3 इक्वल टू आपको L1 मिल रहा है। देखो जरा ध्यान से, x1 मतलब यहां से आप ऐसे घूम के यहां तक जा रहे हो, ये डिस्टेंस क्या मिल रहा है, L1 मिल रहा है। अब इसके बाद के डिस्टेंस आपके क्या क्या जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। अब आपको फाइंड आउट करना है, इस वैल्यू को फाइंड आउट करना, दिख रहा ना, ये लेंथ फाइंड आउट करना, ये लेंथ मतलब ये जो आपको लेंथ दिख रही है, ये लेंथ फाइंड आउट करनी है, ये लेंथ फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो जैसे उस लेंथ को आप फाइंड आउट करोगे, वो लेंथ आपको क्या दिख रही है, दैट इज x4 माइनस x3 दिख रही है, और ये लेंथ आपको क्या दिख रही है जी, ये लेंथ आपको दिख रही है x2 माइनस x4 दिख रही है। होप दैट चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक, अब इधर में ये जो इस साइड में क्या फाइंड आउट करना है जी, इस साइड में आपको फाइंड आउट करनी है, जो गिवन नहीं है, इस लेंथ को फाइंड आउट करना है, जो मैंने रेड पेन से किया, और इस लेंथ को फाइंड आउट करना है। अब आइए जरा ध्यान से देखिएगा, रेड साइड वाली जो लेंथ आपको दिख रही है वो क्या दिख रही है, x1 माइनस x3 दिख रही है, और ये लेंथ आपको क्या दिख रही है, ये दिख रही है x1 माइनस x4 दिख रही है। आई बात समझ में? अब इसमें हम क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को जैसे ही हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो तुरंत कांस्टेंट इक्वेशंस को सेटअप करेंगे। कांस्टेंट इक्वेशन सेटअप करने के बाद अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, वहां से क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, वहां से क्या मिल जाएगा, हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट यही समझना है हमें कि किस वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये मेरे पास एक मैकेनिज्म है, सिस्टम है, जिसमें ये ब्लॉक मेरा 1 है और ये ब्लॉक मेरा 2 है। हमें निकालना है क्या जी,
हमें निकालना है रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। हम A1 A2 बोल रहे हैं, आपसे वेलोसिटी भी पूछ सकता है, V1 और V2 भी पूछ सकता है, वो दैट इज अ डिफरेंट केसेस। ओके, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आएगा तो पहला काम आप क्या करोगे, ठीक है, सबसे पहले आप एक पॉइंट्स एक लाइन ड्रॉ करोगे, आप डिस्टेंस लोगे ब्लॉक 1 से, जो पहली पुल्ली है आपकी x1, फिर ब्लॉक 2 से इस फ्रेम ऑफ लाइन का डिस्टेंस लोगे x2, ये x3 हो जाएगा, ये डिस्टेंस x4 हो जाएगा। होप दैट यहां चीजें समझ में आई होंगी। अब इसके बाद आप यहां पे खड़े हो जाओगे और अपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो डिस्टेंस आपके डिफाइन नहीं है, ध्यान रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड मींस पुल्ली को अगर इस पॉइंट को आप लें, ठीक है ना, अपनी आंख से देखें तो ठीक इस लाइन के लेफ्ट साइड में और इसी लाइन के राइट साइड में जो डिस्टेंस आपका गिवन नहीं है या जो आपका नॉर्मल कैलकुलेशंस में या नॉर्मल में नहीं मिला है, उसको आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये वैल्यू तो मुझे मिल गई है बट ये वैल्यू तो मेरी अननोन है, ठीक है ना। इसका मतलब इस वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, राइट हैंड साइड के लिए एक एक करके समझेंगे। फिर ये वैल्यू भी हमें मिली हुई है, ये वैल्यू भी मिली हुई है बट ये वैल्यू मेरी अननोन है, इसको फाइंड आउट कर लेंगे। आई बात समझ में। अब राइट हैंड साइड में देखो और कुछ नहीं बचा है निकालने के लिए, ठीक। अब हम आ जाएंगे किधर, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ जाएंगे। तो जब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएंगे तो ये जो वैल्यू तो मेरी पता है मुझे x1, लेकिन ये जो वैल्यू दिख रही है ये मुझे नहीं पता है, इसका मतलब इसको कैलकुलेट करना है जी, ठीक। और ये जो वैल्यू है ये भी नहीं पता है, इसका मतलब इसको मुझे कैलकुलेट करना है। आई बात समझ में। अब जरा देखो यहां से लेके यहां तक कनेक्शन क्या है, x1 plus x3 is equals to इक्वेशन नंबर 1। होप दैट इक्वेशन समझ में आया होगा। अब इसके बाद सेकेंड आपका कहां से कहां तक जा रहा है, देखो दूसरा आपका यहां से लेकर जा रहा है ना, तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू आपकी होगी, इधर में x1 है इधर में x3 है, इसका मतलब x1 माइनस x3 ये वैल्यू हो गई आपकी। यहां पे लिखोगे x1 माइनस x3 प्लस, ठीक। अब ये वैल्यू कितनी जा रही है, x4 माइनस x3 जा रही है ना, x4 माइनस x3 इज इक्वल्स टू L2 इक्वेशन नंबर 2 चला गया। एक बार और समझते हैं इस चीज को, ठीक है, क्योंकि यही समझने वाली बात है। ये यहां से वायर ऐसे गई, स्ट्रिंग यहां तक आके खत्म हो गई, दिख रहा है ना ऐसे, ठीक। इसका मतलब ये मेरी वैल्यू क्या है, L2 है, समझ रहे हो आप। तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये पूरा मेरा x1 है ये मेरा x3 है, तो x1 से अगर x3 को सब्ट्रैक्ट करते तो ये वैल्यू मिल रही है x1 माइनस x3 मिल गया, और ये x4 है और ये x3 है, तो ये क्या मिल गया, x4 माइनस x3 ये वैल्यू मिल गई। क्लियर हो गया, दैट इज L2। अगेन फिर जरा देखो नाउ इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए वायर यहां से जाके यहां खत्म हो जा रही है, इसका मतलब ये जो वैल्यू आपको दिख रही है वो क्या दिख रही है, x1 माइनस x4 दिख रहा है ना। x1 ये जो वैल्यू है आपकी, ये पूरा का पूरा x1 है और यहां से लेके यहां तक x4 है, तो ये वैल्यू क्या दिखी, x1 माइनस x4, तो क्या दिखा जी, x1 माइनस x4 प्लस फिर ये x2 है और ये x4 है, तो ये कितना मिला जी आपको, ये मिल गया x2 माइनस x4 इज इक्वल्स टू L3। होप दैट आपको समझ में आया होगा, जरा देखिए क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। नाउ आ जाओ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 क्या मिला हमें, डायरेक्ट अगर हम dx अपॉन dt प्लस dx3 अपॉन dt इज इक्वल्स टू 0, सो v1 प्लस v3 इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन 1। अगेन डिफरेंशिएट कर लेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वैल्यू क्या मिल गई, dv1 अपॉन dt प्लस dv3 अपॉन dt इक्वल्स टू 0, सो इट वन इज a1 प्लस a3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से एक रिलेशन हमें मिल गया a1 इक्वल्स टू माइनस a3, इसको रिजर्व रखेंगे। क्लियर हो गया। अब सिमिलर मैनर में हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को भी डिफरेंशिएट करेंगे एज वेल एज इक्वेशन 3 को भी डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो सिमिलरली अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं, सिमिलरली अगर डायरेक्ट लिखता हूं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 की जगह देखो जरा,
x1 की जगह हमें क्या मिल रहा है, a1 मिल रहा है, x3 की जगह हमें क्या मिल रहा है, a3 मिल रहा है। ठीक, इसी प्रकार जब इसको आप डबल डेरिवेटिव करोगे, डिफरेंशिएटिंग, ठीक है ना, दैट इज डबल डेरिवेटिव, तो क्या मिलेगा, x1 की जगह मिलेगा a1, x3 की जगह मिलेगा a3, प्लस x4 की जगह मिलेगा a4, और x3 की जगह मिलेगा माइनस a3 इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये वैल्यू आपको क्या मिल गई जी, इस जगह पे a1 प्लस a4 माइनस 2a3 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। होप दैट समझ में आया होगा। मैंने क्या किया, एक बार डबल डेरिवेटिव एक ही बार कर दी। ठीक, मींस हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन और a1 और a2 का रिलेशन निकालना है, इसलिए हम इक्वेशंस को a1 a2 में लेके जा रहे हैं। अगर v1 v2 में निकालना होगा तो आप एक ही बार डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, दो बार नहीं करोगे। क्लियर, फिर आ जाओ फ्रॉम इक्वेशन 3, यहां पे आपके पास एक इक्वेशन है, ये वैल्यू को आप यहां लिख दो। ठीक है, ये इक्वेशन आपका 3 है। ओके, अगेन यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख दो आप, फ्रॉम इक्वेशन 2 ये वैल्यू मिल गई। अगेन फिर इक्वेशन 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से क्या मिल रहा है जी आपको, x1 की जगह आपने a1 लिख दिया, ठीक है, दो बार डिफरेंशिएट करके यहां माइनस a4 कर दिया, फिर x2 की जगह आपका क्या आ गया, a2 आ गया, और ये वैल्यू आ गई माइनस a4 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया। अब ये जो वैल्यू आपको मिली, ये क्या मिला, a1 प्लस a2 माइनस 2a4 इक्वल्स टू 0। ओके, होप दैट चीजें समझ में आई होगी। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है जी, a1 a2 ध्यान रखेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 हमें मिला क्या है जी, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, a1 प्लस a4 माइनस 2a3 इक्वल्स टू 0। अब a3 की वैल्यू क्या करेंगे, माइनस ऑफ a1 पुट कर देंगे। ठीक है, a1 प्लस a4, और ये क्या जाएगा, -2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू 0। सो वैल्यू गई a1 प्लस a4 प्लस 2a1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो इस जगह पे क्या आ गया, 3a1 इज इक्वल 3a1 प्लस a4 इज इक्वल्स टू 0, या यू कैन से दैट a4 इक्वल्स टू माइनस 3a1। ओके, क्लियर हो गया, ये वैल्यू आपकी a4 मिल गई। अब इस a4 की वैल्यू को कहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे आप। तो जरा देखो, इस जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, a1 प्लस a2 माइनस 2, अब a4 कितना है, -3a1 इज इक्वल्स टू 0, तो a1 प्लस a2 प्लस 6a1 इज इक्वल्स टू 0, सो 7a1 प्लस a2 इक्वल्स टू 0, सो a2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 7a1। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ कांस्टेंट मोशन। ओके, यही आपकी ग्रेट ब्यूटी है कांस्टेंट मोशंस की, जहां पे आपको एक्सेलरेशन में रिलेशन फाइंड आउट करना था, लेकिन मासेस आपके गिवन नहीं थे, फिर भी आपने एक रिलेशन को स्टैब्लिश कर लिया इजिली। अब इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके पास आती है, तो आप इस लॉजिक से, इस कॉन्सेप्ट उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके ऊपर फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी बनती हैं आगे चल के, क्लासेस जब और कराऊंगा मैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास कराऊंगा, कल कराऊंगा, तो उसमें इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी देंगे। तब तक आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। अमीनो, पानी पानी पानी। अब इसमें आप देखोगे एक चीज, आपका A2 और A1 दोनों का क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब क्या होगा, एक आपका ऊपर की तरफ जाएगा, मींस A2 क्या, A2 इक्वल्स टू माइनस 7a1, A2 इक्वल्स टू व्हाट, द वैल्यू ऑफ माइनस 7a1। इट मींस दोनों के A1 और A2 का जो मोशन होगा वो क्या होगा, सेंस क्या होगा, अपोजिट इन डायरेक्शन। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ 2 विल बी डाउनवर्ड एंड एक्सेलरेशन ऑफ A विल बी अपवर्ड। ओके, मींस एक्सेलरेशन 2 का कितना है जी, एक्सेलरेशन जो 2 होगा वो 7 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ A1 से मूव करेगा। ओके, इस बात को आपने मैथमेटिकली प्रूव किया, और ये क्या होगा, अपवर्ड, और ये क्या हो जाएगा, दैट इज डाउनवर्ड। क्लियर, ये वैल्यू आपकी निकल के आई। नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स के लिए।
होप दैट आप सब लोगों ने कॉपी कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। इसको मिटा देता हूं मैं। अब इसको जरा देखिएगा, यहां पे हमने क्या किया, एक पुल्ली दीजिए, ठीक है, इस तरीके से, और दो हॉरिजॉन्टल सरफेस इस तरीके से प्लेस कर दिए गए। ओके, यहां से आपने स्ट्रिंग को कनेक्ट किया, कांस्टेंट मोशन, यहां से भी आपने स्ट्रिंग को कनेक्ट किया, दैट इज आप देखोगे ये जो दोनों ब्लॉक हैं वो एक कॉमन स्ट्रिंग से ही कनेक्टेड है। आप ऐसा नहीं समझोगे कि दोनों को अलग अलग स्ट्रिंग से हमने कनेक्ट किया है। बोथ द ब्लॉक्स ए एंड बी आर कनेक्टेड विद द कॉमन स्ट्रिंग्स। अब जब भी आप कांस्टेंट मोशन, जैसे मैंने पहले ही बताया, कांस्टेंट मोशन आप जब रखेंगे या कांस्टेंट मोशन जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे एक चीज आपकी सेम होगी कि स्ट्रिंग आपकी ब्रेक नहीं होगी, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। इस ब्लॉक का नाम आपने दे दिया ए, इस ब्लॉक का नाम आपने दे दिया बी। क्लियर? ये एंगल जो है आपका बन रहा है 53 डिग्री और ये एंगल आपका बन रहा है 37 डिग्री। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? इस ब्लॉक को हम 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करा रहे हैं। अब आपसे पूछ रहा है ब्लॉक बी की वेलोसिटी क्या होगी। आई बात समझ में? अब कहने का मतलब क्या है कि जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आपके पास आएगी तो एकदम और बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही जाओगे, जो हमने थीटा वाली प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराई है। अब इस ब्लॉक को जब हम हॉरिजॉन्टली ऐसे मूव करा रहे हैं, इस तरीके से मूव करा रहे हैं, ठीक है ना, तो ध्यान रखोगे ये जो स्ट्रिंग है वो ऐसे खींच रही है। मतलब आपका कॉन्सेप्ट किधर जा रहा है जी, ये स्ट्रिंग आपकी किधर खींच रही है, नीचे की तरफ खींच रही है ना, तो ये क्या करेगी, ये स्ट्रिंग इस तरीके से खींचेगी। ठीक, अब आपका सेंस कभी भी ऐसा डेवलप नहीं होना चाहिए कि स्ट्रिंग इधर खींचेगी तो ब्लॉक बी क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। नो नो माय डियर, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपका जब आप स्ट्रिंग ऐसे खींचोगे, ये ब्लॉक बी आपका क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? मींस ब्लॉक के इधर जाएगा तो ब्लॉक बी ठीक उसके ठीक फॉरवर्ड डायरेक्शन में अलोंग द सरफेस मूव करेगी। आपने ये जो सरफेस आपने रख दिया है, ठीक है, क्लियर हुआ? अब आपको करना क्या है, कॉन्सेप्ट को यह समझना है कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सब पॉइंट्स पे वेलोसिटी आपकी क्या है, कांस्टेंट है। कहीं भी आपकी वेलोसिटी डिफर नहीं कर रही है, सारे के सारे पॉइंट्स पे वेलोसिटी क्या आपकी कांस्टेंट है। ओके, कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो नो डाउट आगे बढ़ते हैं इस चीजों में। अब हमें करना क्या है, सबसे पहला काम करना है कि 10 मीटर पर सेकेंड जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या इन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, बट इन अलोंग द स्ट्रिंग वो वेलोसिटी कितनी थी। ठीक है, अलोंग द स्ट्रिंग तो हमें पता होना चाहिए ना, क्योंकि ये जो 10 मीटर पर सेकेंड माय डियर ये जो दिया है, ये दिया है आपका कि ब्लॉक आपका क्या हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। 10 मीटर पर सेकेंड की जगह आप कभी भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। इसीलिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय आप इस चीज को एकदम बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन से समझोगे। कभी कभी प्रॉब्लम्स क्या होती है, आप जब प्रॉब्लम को फर्स्ट टाइम देखते हो आपको काफी टफ लगती है, फिर थोड़ी देर बाद ये किसी ने पूछ दिया, ठीक है, कैसा होगा, आप हो सकता है आंसर ना दे पाओ ऑन दैट टाइम, ठीक है ना, क्योंकि उस समय आपके दिमाग में बहुत सारे इल्यूजन्स चल रहे हैं, इधर की बातें चल रही, उधर की बातें चल रही है। लेकिन थोड़ा सा गहराई से अगर सोचोगे, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम एग्जाम देने जाते हैं, क्वेश्चन हमें आता रहता है, बट क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद पता ही नहीं चलता है करना क्या है। फिर जब घर आते हैं देखते हैं उसको कि अरे ये क्वेश्चन तो इस तरीके से था, और जैसे सॉल्व करने बैठते हैं तो सॉल्व हो जाता है। ये चीजें अक्सर एग्जामिनेशन में होती हैं या किसी इंटरव्यू में होती हैं, आपके पास ये घटनाएं घटेंगी, नो डाउट। आप चीजों को पढ़े रहोगे, सडनली कोई पूछ देगा, वो चीजें आपके दिमाग से निकल जाएंगी, ठीक है, आप उस पर एप्लीकेशन नहीं लगा पाओगे। अक्सर होता है, ठीक है, किसी ने कह दिया टेंशन निकालो, किसी ने कह दिया एक्सेलरेशन निकालो, किसी ने कह दिया वेलोसिटी निकालो, तो ऑन दैट टाइम आपको जब भी फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को आपको पढ़ना है तो वेरी कॉन्शियस वे में पढ़ना है और थोड़ा सा ठंडा दिमाग रखना है। ठीक है, पानी का बोतल हमेशा साथ रखना है और ठंडे दिमाग से पढ़ना है जी। ठीक है, कि प्रॉब्लम्स हमारी कहे क्या रही है। ठीक है, अक्सर क्या होता है कि जब आप प्रॉब्लम पढ़ने जाते हो, ठीक है, छोटा सा बहुत सारे मैं केसेस आगे चल के आपको बताऊंगा कि फिजिक्स की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कभी कभी एक छोटे छोटे वर्ड पे भी छिपा रहता है। ठीक है ना, जहां पे किसी जगह कह दिया सेम मास कह दिया, किसी जगह कह दिया सेम वेलोसिटी कह दिया,
किसी जगह कह दिया, सिमिलर बॉडी कह दिया, और आपने पता चला कि उस वर्ड पे फोकस नहीं किया, आपने दो डिफरेंट बॉडी लेके आपके दिमाग में कैलकुलेशन करके आंसर निकाल दिया, पता चला ये तो था ही नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर सेम था तो उसका कॉन्सेप्ट अलग था, डिसिमिलर बॉडी थी तो उसका कॉन्सेप्ट अलग था। तो फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को एकदम ठंडे दिमाग से आराम से कॉन्शियस वे में आप पढ़ेंगे, पूरे के पूरे ध्यान को लगाएंगे कि कहां पे क्या हो रहा है, ठीक है, क्योंकि गलत बनाने से बेटर क्या है कि आप उसको सोच के सही बना दो। तो इस जगह पे इस टाइप की प्रॉब्लम में आपकी जो 10 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी है वो क्या है जी, वो 10 मीटर पर सेकंड आपकी एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। क्लियर हो गई बात। ब्लॉक बी भी मेरा क्या करेगा, हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, लेकिन मेरे पास जो पहला टारगेट ये होगा कि ये जो स्ट्रिंग के अलॉन्ग में जो वेलोसिटी मेरी होगी वो कितनी होगी। तो जैसे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में हमने बताया था आपको, तो स्ट्रिंग के अलॉन्ग में वेलोसिटी कितनी होगी, द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक along the string is what, along the string is equals to 10 cos 53 डिग्री। ये वेलोसिटी आपकी हो जाएगी along the string। ओके, अब जैसे ये वेलोसिटी मिल जाएगी तो यही वेलोसिटी तो यहां भी काम कर रही है ना, बात तो समझेंगे, ठीक है, यही वेलोसिटी तो यहां भी काम कर रही है, क्योंकि इसी वेलोसिटी से तो ब्लॉक आगे जा रहा है, इस वेलोसिटी से ब्लॉक, ये स्ट्रिंग ऊपर की तरफ जा रही है और ये ब्लॉक किधर जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि कांस्टेंट मोशन में एक चीज हमेशा दिमाग में आप रखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, कि हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। स्ट्रिंग ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहा है, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पे भी वही वेलोसिटी होगी, तभी हम उसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट मोशन कहेंगे। लिमिटेशंस क्या है आपका, लिमिटेशन है कि स्ट्रिंग आपकी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ओके, इज इट क्लियर। अब जैसे हम इस वेलोसिटी को जैसे हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये वेलोसिटी मेरी कितनी है, 10 cos 53 डिग्री। ओके, तो ये वेलोसिटी भी क्या होगी मेरे भाई, यहां पे जितनी है यहां पे भी उतनी ही होगी। ओके, तो अब आ जाओ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी अलोंग द स्ट्रिंग कितनी है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी अलोंग द स्ट्रिंग कितनी है जी, इज इक्वल्स टू VB cos 37 डिग्री। ओके, दिस एंगल कितना है 37, तो दिस इज VB cos 37 डिग्री। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आपका क्या करोगे, दैट इज देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट मोशन क्या हो जाएगा जी, VB cos 37 must be equal to 10 cos 53 degree. Problem solved. Okay, then what is VB? You can say that VB equals to 10 cos 53 divided by cos 37 degree. आ गया जी समझ में। ये आपकी वैल्यू हो गई। अब जैसे हमने बताया था आपको, एक राइट एंगल ट्रायंगल आप लेंगे, ये आपके पास हो गया 5 मीटर, ये एंगल 53 डिग्री किसके किसके बीच में रहेगा, 3 और 5, ये वैल्यू हो गई आपकी 4 मीटर। ओके, दिस इज 37 डिग्री। क्लियर हो गया। अब वैल्यू को पुट करो आप, तो cos 53 डिग्री कितना आया जी, cos 53 डिग्री इज इक्वल्स टू वैल्यू आ गई आपकी 3/5 एंड cos 37 कितना आ गया 4/5। यहां पुट कर दो, तो दिस वन इज 10, दिस इज 3/5 मल्टीप्लाइड विथ, ये उल्टा हो जाएगा 5/4, कितना हो गया, कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आपकी 2, ये हो गया 5, दिस इज 15/2 मीटर पर सेकेंड। एक से दिमाग में रखेंगे हमेशा 3 और 5 के बीच में जो एंगल बनेगा वो 53 डिग्री बनेगा। अब इस तरीके से यहां पे ये वैल्यू क्या निकल गई, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी इज इक्वल्स टू 15/2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक। ये इस टाइप की प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके, अब हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे सवाल की तरफ बढ़ेंगे जिसमें हम पुल्ली
को मूव कराएंगे, ठीक है। अक्सर इस टाइप का भी एक सवाल आपको मिलेगा आगे चल के जब आप देखोगे। मान लो ये आपके पास एक पुल्ली है, यहां पे एक ब्लॉक हमने लटका दिया, दैट इज ब्लॉक ए। यहां पे एक ब्लॉक हमने लटका दिया है, ब्लॉक बी, ठीक है। बोला पुल्ली की वेलोसिटी आपकी वीपी बोल दिया है, इसकी वेलोसिटी वीए बोल दे रहा है, इसकी वेलोसिटी वीबी बोल दे रहा है, ठीक है ना। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। तो आपसे पूछेगा कि कोई दो वैल्यू देके तीसरी वैल्यू आपसे पूछ सकता है, समझ रहे हैं आप। मान लीजिए यहाँ पे 5 kg दे दिया, यहाँ पे 2 kg दे दिया, ये वेलोसिटी आपकी दे दिया, आप पूछिए कितना है, ठीक। तो हमेशा एक चीज दिमाग में रखेंगे आप कि जो वीपी की वेलोसिटी होगी वो होगी वीए प्लस वीबी अपॉन 2, ठीक। हाँ, इसमें डायरेक्शन जरूर है। जो बॉडी नीचे की तरफ मूव करेगी उसके लिए आप नेगेटिव लेंगे, जो बॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगी उसके लिए आप क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। आज एक एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं, थोड़ा सा एग्जांपल अगर दूं, मान लो वीए हमने ले लिया 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ, और वीबी हमने ले लिया 5 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ ले लिया, और वीपी पूछ रहा है, तो कितना आ जाएगा जी आपका। देन वीपी इज इक्वल्स टू आपका 10 माइनस 5 डिवाइड बाई 2, इट इज 5/2 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो ये कॉमन कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके काफी टिपिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे चल के देखेंगे कि 2 पुल्ली 3 पुल्ली की जो प्रॉब्लम्स होंगी इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज कर करेंगे। हाँ, अब आप पूछोगे कि सर ये रिलेशन आपके पास कहां से आ रहा है। ये रिलेशन हमारा आता है विद यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्योंकि दोनों के दोनों ब्लॉक क्या कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं, और कहने का मतलब जो ब्लॉक मेरा ए है वो भी पुल्ली के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, ब्लॉक बी भी मेरा क्या है, एक पुल्ली के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है। अब अगर मान लो सिंपल सिनेरियो क्या कहता है कि ब्लॉक बी अगर नीचे की तरफ जाएगा तो ब्लॉक ए किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। इसका मतलब आप बोल सकते हो, अगर इस रिलेशन को हम थोड़ा इलेबोरेट करें तो VAP मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ VBP, आप लिख सकते हो। क्लियर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ जी, ध्यान से समझोगे। आपका अगर ब्लॉक है अगर आपका ऊपर जा रहा है तो नो डाउट ब्लॉक भी नीचे जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैकेनिज्म इसी तरीके से आपने कांस्टेंट मोशन में देखा है कि V1 इक्वल्स टू क्या आया था, दैट इज माइनस ऑफ V2, लेकिन दोनों के डायरेक्शंस क्या है, अपोजिट हैं। तो अब अगर इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करो तो VA माइनस VP मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ VB माइनस VP, ओके। अब इधर देखेंगे जरा, VA माइनस VP इज इक्वल टू माइनस VB प्लस VP हो गया। अब इस चीज को हम VP को इस साइड ले जाएं तो 2VP मस्ट बी इक्वल टू VA प्लस VB आ गया जी। तो VP क्या निकल गया, पुल्ली की वेलोसिटी निकल गई माय डियर VA प्लस VB अपॉन 2, ओके, दिस इज द वैल्यू। अब ये डेरिवेशन आपसे पूछेगा नहीं क्योंकि आपको तो MCQ बनाना है, चीज है, इसलिए आप वहां पे जब भी कॉन्सेप्ट आपके पास थोड़ा सा भी डगमगाए, ठीक है ना, मींस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हॉल आप ये कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, कि चीजें क्या होंगी, बाई 2 था ना, क्या था, कैसा था, प्लस था कि माइनस था, होता है। इतनी बड़ी फिजिक्स है, लॉट ऑफ फिजिक्स है, फिजिक्स जैसा समुद्र जैसा सिलेबस किसी और कहीं और का नहीं है। छोटी छोटी बातें कॉन्सेप्ट में छिपी हुई है, ठीक है। इतने बड़े सिलेबस में अचानक कोई किसी से पूछ दे कि बताओ इसका आंसर बताओ, हो सकता है कि उसके पास नॉलेज हो बट वो ना बता पाए। इट डज नॉट मीन दैट कि इसको नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है। अब आप कहां से पढ़ रहे हो, आप समझो थोड़ा। आप डायमेंशन एनालिसिस से लेकर आप मॉडर्न फिजिक्स तक पढ़ रहे हो, आप सोचो, ठीक है। मींस डायमेंशन एनालिसिस जो कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स थी, और मॉडर्न फिजिक्स जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, आपको क्या क्या पढ़ाया जा रहा है क्लास 12 के अंदर, जेईई मेन जेईई एडवांस के अंदर। मींस इस पूरे क्लास 12 फिजिक्स के अंदर जो चीजें आप पढ़ रहे हो और उसको पढ़ के अगर आप अपने ब्रेन में रख ले रहे हो, इसका मतलब है कि नो डाउट, ठीक है, आपके अंदर एक इनॉर्मस वैल्यू ऑफ टैलेंट है। आप डायमेंशन एनालिसिस से स्टार्ट करते हो क्लास 11 पढ़ना, और पढ़ते पढ़ते आप कहां तक जाते हो, वेव्स तक जाते हो। वेव्स के बाद फिर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जाते हो, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो, मैग्नेटिज्म पढ़ते हो। मैग्नेटिज्म पढ़ने के बाद अल्टरनेटिंग करंट, देन अगेन ऑप्टिक्स, देन फिजिकल ऑप्टिक्स, देन डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस, देन मॉडर्न फिजिक्स, देन एटॉमिक फिजिक्स, देन लॉजिक,
Gates, then that is digital electronics, then Bohr postulates. After that, de Broglie hypothesis means in 2 years there will be a lot of journey with you. अब इस कंडीशन में अचानक आपसे कोई पूछ दे कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बताओ, तो हो सकता है कि आप सहम सा जाओ, थोड़ा सा वक्त चाहिए। आप इसीलिए कहते हैं बार बार कि जब भी आप फिजिक्स को पढ़ोगे थोड़ा सा समय देके पढ़ोगे, आप खुद को भी समय लोगे, ठीक है, और सब्जेक्ट को भी समय दोगे। अचानक कोई ऑप्टिक्स पूछ दे आपसे, ठीक है, अचानक कुछ भी पूछ, इसीलिए आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है जेईई मेन और जेईई एडवांस का, उसमें आप देखोगे कि ऐसा कॉन्फाइंड किया गया है कि किसी एक मॉड्यूल या किसी एक पर्टिकुलर पार्ट से नहीं है, इंटायर फिजिक्स से है, ठीक। तो आप जो पढ़ाई करेंगे हर पार्ट पे बराबर का फोकस देंगे, बराबर की प्रॉब्लम्स करेंगे, बराबर का थ्योरेटिकल एनालिसिस करेंगे, बराबर का डिस्कशन करेंगे, देन डेफिनेटली यू विल डू दैट। ओके, तो ये होप दैट ये चीज आपको समझ में आई होगी। हमने एक पुल्ली ली और 2 ब्लॉक्स को लिए, 2 ब्लॉक्स को लेकर हमने क्या किया, एक पुल्ली की वेलोसिटी निकाल दी। अब जहां भी इस टाइप से आपका कॉन्सेप्ट आएगा वहां पे फटाक से आप इस रिलेशन को यूज कर देंगे, ठीक है। अब चलिए कुछ ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी देखते हैं जहां पे कुछ नए रिलेशन हमें मिलेंगे। हाँ, नेक्स्ट डे ऑन टुमारो जो भी आज मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं इससे रिलेटेड मैं डेटाबेस न्यूमेरिकल कराऊंगा। ओके, तो चलिए कुछ और भी सवाल देखते हैं, ठीक है, इसी से रिलेटेड। तब तक आप इसको कॉपी कर लीजिए। आइए एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम, जिसमें हम क्या करेंगे, मोर देन 2 पुल्ली का यूज करेंगे, उसके बाद फिर आगे चीजों को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम है आपके पास, इस तरीके से दे दिया, बोला है क्या, ये एक आपके पास पुल्ली है, ठीक है, जो कि 7 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रही है, कोई बात नहीं, जाने दो यार, ठीक है। फिर यहां पे एक दूसरी पुल्ली हमने लगा दिया, ठीक, इस पुल्ली के साथ एक ब्लॉक हमने लगा दिया ए, और इस पुल्ली के साथ हमने एक ब्लॉक लगा दिया बी। ओके, कोई बात नहीं, लगाने दो, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, कहीं कुछ भी लगाए सब बना लेंगे यार, ठीक है। फिर यहां पे भी उन्होंने क्या किया, एक और पुल्ली लगा दी। ओके, ठीक है, चलिए यहां पे उन्होंने ब्लॉक सी कर दिया और यहां पे उन्होंने ब्लॉक डी कर दिया। ओके, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अब या इस जगह पे इस पुल्ली का नाम आप ई दे दो, इसका नाम आप एफ दे दो। ए की वेलोसिटी उन्होंने दे दी है 2 मीटर पर सेकेंड दे दी है, ओके, और बी की भी वेलोसिटी उन्होंने दे दी है, वाह शाबाश, 5 मीटर पर सेकेंड दे दी है। ओके, कोई बात नहीं, ठीक। और सी की वेलोसिटी भी वो दे रहे हैं, बोल दे रहे हैं भैया 8 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड सी की वेलोसिटी है। अब हमें कह रहे हैं क्या कि भैया डी की वेलोसिटी निकाल के दिखाओ, चलो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे यार, ठीक है। तो उन्होंने कहा क्या, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ डी, फाइंड दी वेलोसिटी ऑफ डी, ये उन्होंने कह दिया, ठीक। डायग्राम जरा बना लीजिए, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम, एकदम बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे लेके चलेंगे, एक एक करके सॉल्व को समझेंगे। जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आपके पास आएगी तो हमेशा ऊपर से नहीं नीचे से सॉल्व करते हैं, ठीक है, कभी भी ऊपर से कोशिश नहीं करोगे, मतलब आप 7 मीटर पर सेकेंड को भी रहने दो, ठीक है, वो बात की चीज है, उसको थोड़ा देर में समझेंगे, ठीक है, क्या है, आगे आएंगे उसके लिए। लेकिन हम स्टार्ट कहां से करेंगे, हम इस चीज को देखेंगे कि हमारे पास, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट कहां काम कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। तो होप दैट डायग्राम आपने बना लिया होगा, ठीक। अब इन सब सारी चीजों को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि प्रॉब्लम ही भूल जाओ, प्रॉब्लम नहीं भूलना है, प्रॉब्लम को दिमाग में रखना है, ठीक है, बट फॉर द सेकेंड, ठीक है, सेकेंड के लिए हम यहां से लेके ये जो सेक्शन दिख रहा है ना, हाथ जो मेरा दिख रहा है, हाथ से इधर को हम भूल जा रहे हैं, ठीक है ना, मीन्स अपने दिमाग में नहीं रख रहे हैं, सारी एक साथ सारी चीजों को नहीं रखेंगे, यहां से थोड़ी देर के लिए हम अलग हो जा रहे हैं। जब अलग हो जा रहे हैं हमें एकदम मछली की आंख की तरह इतना ही दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, दिख रहा है, तो ये मैंने सर्कल कर दिया जी आपके लिए, यस, दिख रहा है, मीन्स जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखी थी वैसे ही हमें एकदम ई ही दिख रहा है, ठीक है। जब ई मेरे को दिख रहा है तो आ जाइए, एकदम पहला वाला जो कॉन्सेप्ट है
VE इज इक्वल्स टू VA प्लस VB अपॉन 2। ओके, एक एक करके समझेंगे, ठीक समझिए, क्योंकि चीजें क्या देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं आपको। अचानक आपसे कोई पूछ देगा तो आप बोल दोगे कि सर यहाँ मास गिवन नहीं है, वह ये गिवन नहीं है, वो गिवन नहीं है। होता है, ऐसा होता है, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, कभी भी घटनाएं कुछ भी घट सकती हैं, क्योंकि इतने बड़े फिजिक्स के सिलेबस में हर चीज को हर समय याद रख पाना संभव नहीं होता है, ठीक है। तो चीज को समझेंगे तो हमें क्या दिखा जी, ई दिखा। जैसे ही हमें ई दिख रहा है, ठीक है, तो ई के लिए हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, दैट इज अ VA प्लस VB अपॉन 2 यूज कर लिए। अब जरा पुट कीजिए VA और VB की वैल्यू कितनी है जी, हमने बताया था ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, नीचे आओगे तो निगेटिव। ओके, तो V कितना निकल गया, V आपका निकल गया 2 माइनस 5 अपॉन 2, दैट इज माइनस 3/2 मीटर पर सेकेंड। आ गया, यहां तक चीजें समझ में आई आपको, होप दैट। अब इसके बाद आपको क्या दिख रहा है, इसके बाद आपको दिख रहा है VF दिख रहा है, ठीक है ना, या उसके ऊपर भी चले जाओ अगर, तो V अगर मिल गया तो VF भी देख लेते हैं। तो VF हमें क्या मिला, VF हमें मिल रहा है VC प्लस VD अपॉन 2, ये मिल गया हमें। अब VC की वैल्यू हमारे पास गिवन है, लेकिन हमें तो VF नहीं पता है, ये भी तो है सबसे बड़ी चीज है, तो ये है कि नहीं, VF तो हमें पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, आगे चल के बढ़ते हैं, पहले इक्वेशन तो बना ही सकते हैं ना यार, ठीक है। तो VC मेरे पास कितना है, ऊपर की तरफ जा रहा है, नो डाउट 8 प्लस VD कितना है, VD अपॉन 2, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब देखो आपने नीचे की सारी समस्याओं को हल कर लिया, ठीक है। कहने का मतलब जब घर बनाते हो तो पहले क्या करते हो, बेस बनाते हो, तब तो ऊपर जाते हो, ठीक है, कि पहले ऊपर बना लेते हो फिर बेस बनाते हो, ऐसा तो होता नहीं है। तो हमने बेस को क्या कर लिया, हल कर लिया। अब जब बेस हमारा हल हो गया तो हम क्या करेंगे, ये जो सेक्शन हम दिख रहा है हमें, ये पोर्शन तो हमने हल कर लिया जी, ठीक है, जब देखिएगा डॉटेड कर दिया मैंने। अब इस पे फोकस करेंगे, ऊपर वाले पे फोकस करेंगे। जब ऊपर वाले पे हम फोकस कर रहे हैं तो इसको हम P मान लिए, चलिए कोई बात नहीं, P। अब देखो P जो है उसके लिए E है और उसके लिए F है, ठीक है। तो अगेन हम क्या करेंगे जी, VP इज इक्वल्स टू VE प्लस VF बाई 2। ओके, बात समझ में आई है कि नहीं, समझ में आ रहा है, ओके, नो डाउट। अब V की वैल्यू में मिली हुई है, VP हमारा गिवन है, VP कितना है, ऊपर की तरफ जा रहा है 7, V की वैल्यू कितनी, -3/2, -3 अपॉन 2, VF हमें निकालना है, बाई 2 हो गया, ये वैल्यू हो गई, दैट इज 14 इज इक्वल्स टू -3/2 प्लस VF। सो VF इज इक्वल्स टू 14 प्लस 3/2, तो ये 2 एलसीएम ले लिए, दैट इज 14 टू द 28 प्लस 3, दैट इज 31/2। ये क्या निकल गया, ये निकल गया माय डियर, दैट इज VF। क्लियर हो गया। अब चुपचाप यहां वैल्यू को पुट कर देंगे हम, ठीक है। तो देयरफॉर 31/2 इज इक्वल्स टू 8 प्लस VD अपॉन 2। अब देखो यहां से 2 को गायब कर दो, कोई दिक्कत नहीं है यार, 31 इक्वल्स टू 8 प्लस VD हो गया। सो VD क्या निकल गया, 31 माइनस 8। अब 31 से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आना चाहिए जी, 31 माइनस 8 23 आना चाहिए। तो VD इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, 23 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी, ठीक है, जहां पे हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड ब्लॉक की वेलोसिटी इस तरीके से हम लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस, ठीक है, और कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम्स। क्लियर, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अंकल जब मिलेंगे आप इसको थोड़ी पढ़िए, और आगे चल के और भी पुल्ली ब्लॉक्स की प्रॉब्लम्स और भी स्ट्रिंग कांस्टेंट की प्रॉब्लम मैं कराऊंगा, ठीक है। जो लोग नए हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, काइंडली वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा, प्यार मोहब्बत बनाए रखिएगी। कहीं भी कोई डाउट्स है तो यू कैन डायरेक्ट मैसेज ऑन मी, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिसपे आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, 7980100258। यहाँ पे आप अपने डाउट्स को भेज के, डाउट्स को PDF फॉर्म में भेज के आप मेरे से सोल्यूशन करवा सकते हैं, या फिर हमसे हेल्प भी ले सकते हैं। तो जो लोग भी नए हैं, काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और आज तक यहीं तक रखते हैं, अगले दिन फिर इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, ठीक है ना, एंड बेस्ट ऑफ लक्स, ओके, एंड अच्छे से पढ़िए, बाय।